हम यहां से रोटेशनल मोशन स्टार्ट कर रहे हैं और रोटेशनल मोशन में हम रिजिड बॉडी रोटेशन पढ़ते हैं, रिजिड बॉडी एंड इट्स रोटेशन। तो रिजिड बॉडी क्या होती है, सबसे पहले यह डेफिनेशन रिजिड बॉडी की हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। आइडियली रिजिड बॉडी हैव अ डेफिनेट साइज एंड शेप, no pair of particles of the rigid body can have a relative motion। किसी भी ऑर्बिटरी शेप की अगर बॉडी अज्यूम करते हैं तो शेप और साइज डेफिनेट होता है, उससे नहीं चेंज किया जा सकता है, इवन डिफॉर्म भी नहीं किया जा सकता। किसी भी दो पॉइंट्स को यदि आप लें जिन पार्टिकल से मिलकर यह बॉडी बनी है, तो उन दो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होती है, रिलेटिव मोशन कभी नहीं होता है। क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है, इसलिए उनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो सकती, रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है, यह हम देख सकते हैं। आइडियल रिजिड बॉडी तो हमने कभी देखी नहीं, क्योंकि आइडियल रिजिड बॉडी तो आइडियल ही होती है। प्रैक्टिकली तो हम जो वुड है या मेटल है या ऐसी ही दूसरी बॉडीज को रोटेशन में पढ़ते हैं और इनको आइडियली रिजिड बॉडी के इक्विवेलेंट ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहां इनके शेप और शेप में चेंज का अकाउंट नहीं रखते हम। रिजिड बॉडी की मोशन किस किस तरह से होती है यह देखते हैं। रिजिड बॉडी कैन हैव फर्स्ट प्योर ट्रांसलेटरी मोशन। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन आपने देखी होगी काइनेमैटिक्स में, जहां ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करता है। अगर प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो क्या होता है, रिजिड बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स है सभी का वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा, सभी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सबका वेलोसिटी वेक्टर सेम होगा। एनी particle, any part of the rigid body, any point on the rigid body will have the same velocity vector. This is the pure translatory motion. Similarly, pure rotational motion. Pure rotational motion किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेटरी मोशन होती है, इसका हम एनालिसिस करेंगे। खासकर हम इसी से स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो इसमें किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेशन होती है, एक्सिस होता है, और फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन होती है तो प्योर रोटेशनल मोशन कहलाती है। और थर्ड होती है बोथ साइमल्टेनियसली। बोथ द मोशन साइमल्टेनियसली इज ऑल्सो पॉसिबल। तो यह हमारा एक्सिस हमें फाइंड करना चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्योर रोटेशनल मोशन किस तरह से होती है, पार्टिकल्स किस तरह से मोशन करते हैं। क्योंकि प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में तो हमने देखा है सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे और सभी की वेलोसिटी वेक्टर सेम होंगे, तो यह प्योर ट्रांसलेटरी मोशन हो जाएगी। तो हम देखते हैं कैसे कैसे सेकंड और थर्ड केसेस पॉसिबल होती है। तो सेकंड केस के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है और किस तरह से रोटेशंस होते हैं। एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन यदि हम इस डायग्राम में इसे लेते हैं ब्लू लाइन को, तो यह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा। सपोज इट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है रिजिड बॉडी का। तो रिजिड बॉडी के सभी पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कुलर मोशन करेंगे। किसी भी पार्टिकल को देखिए, पार्टिकल्स की डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी सर्कल की रेडियस उतनी ज्यादा होगी, और सभी सर्कल्स इस एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन में ही होंगे। सभी सर्कल्स के प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे और सभी सर्कल का सेंटर इस एक्सिस से पास होगा। तो आप कोई सा भी पार्टिकल ले, हमने सपोज यह पार्टिकल लिया तो वो इस तरह से सर्कल में मूव करेगा। हमने सपोज यहां पर पार्टिकल P3 लिया है, सपोज यहां पर P1 लिया है, तो आप इनके करस्पॉन्डिंग सर्कल्स देख रहे हैं और सबके सेंटर्स आप देख रहे हैं एक ही लाइन में है और सभी के प्लेन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डेफिनेशन है वो बड़ी आसान है, जो हमें याद रहना बहुत आसान है, देखना
से ही हमें यह बात अच्छे से समझ में आ रही है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किस तरह से होता है। तो हम लिख सकते हैं एवरी पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कल व्हिच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड हैज इट्स सेंटर ऑन द एक्सिस। फिक्स एक्सिस के केस में भी ऐसा होता है, और अगर वेरिएबल एक्सिस है तो भी ऐसा हो सकता है। तो हम देखते हैं एक्सिस वेरिएबल कैसे हो सकते हैं, एक्सिस की पोजीशन चेंज भी हो सकती है, और ऐसे एक्सिस कैसे फाइंड किए जाते हैं। तो इसके लिए हम इन डेफिनेशंस पर बेस्ड दो छोटी सी प्रॉब्लम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें फाइंड करना है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा। एक रॉड एक वॉल और एक फ्लोर के अगेंस्ट रेस्ट में है, और फ्रिक्शनलेस सर्फेसेस है यहां पर। अभी रेस्ट में हमने उसे हेल्ड करके रखा है, अब हम इसे फ्री कर देते हैं। तो मोशन किस तरह से होगा आप देखिए। रॉड का एंड जो फ्लोर पर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस में मूव करेगा, और पॉइंट बी वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। अब हमने डेफिनेशन क्या दी है, पॉइंट जो होता है सर्कुलर मोशन में आप देखिए किस तरह से मूव करता है। सर्कुलर मोशन में यदि पॉइंट मूव कर रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो पॉइंट हमेशा वेलोसिटी वेक्टर उसका एक्सिस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर ऐसा है तो यहां पर यह वेलोसिटी वेक्टर वी वाई जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पर होगा। तो इस परपेंडिकुलर लाइन पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और ऑब्वियसली प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जिस प्लेन में यह हम फिगर देख रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन कहां पर होगा यह कहना अभी पॉसिबल नहीं है। इस लाइन पर होगा यह हम जानते हैं। इसी तरह से पॉइंट ए भी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के अगर हम सर्कल की कंडीशन देखें तो सर्कुलर मोशन होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड किसी भी पार्टिकल पी की सपोज, तो वह हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसी तरह से यह पार्टिकल की डायरेक्शन आप देखें तो कुछ इस तरह से होगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और हम बहुत आसानी से देख सकते हैं यह हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह एक्सिस ऑफ रोटेशन वेरिएबल है, इस इंस्टेंट पे यहां होगा। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे रॉड की पोजीशन चेंज होती जाएगी, सपोज यहां से यहां आ गई है, नई पोजीशन कुछ इस तरह से हो गई है, तो आप देखिए यह पॉइंट अभी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन अब इस लाइन पर होगा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहां देखिए तो यहां होगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन नई केस हो जाएगी इस पॉइंट पर, और पहला था इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एक और केस देखी जा सकती है, किसी फ्लोर पर यदि हम एक रॉड को फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर एक रॉड को छोड़ देते हैं यहां से मूवमेंट के लिए, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम। जब रॉड फॉल होगी तो आप देखिए किस तरह से होगा। एक्सिस फाइंड करने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की मोशन देखना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स। तो यह एक्सिस यह पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, और इसी तरह से इस पॉइंट को देख रहे हैं आप, यह एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। और उसी तरह से इस लाइन इस मोशन के परपेंडिकुलर मोशन डायरेक्शन यह है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पर होगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन पर होगा। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन हमारी यहां पर होगी। दो पॉइंट हमें चाहिए, एक पॉइंट हमने सेंटर ऑफ मास फाइंड किया है जो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा क्योंकि देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, और दूसरा पॉइंट जो फ्लोर पर है, फ्लोर के कांटेक्ट पर है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा, और उसके परपेंडिकुलर मोशन उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने इस तरह से ली है। तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो इस पॉइंट के अबाउट इंस्टेंटेनियस मोशन हो रही है। तो हम और रोटेशन के बारे में समझते हैं। रोटेशनल मोशन का एनालिसिस करने के लिए मैं जहां तक समझता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उसके पहले हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें अच्छे से पता है तो हम वहां पर टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ लिख सकते हैं।
और एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर हमने गलत पहचाना तो जो कुछ भी होगा सब कुछ गलत हो जाएगा। तो हम देखते हैं फिक्स केसेस में क्या होता है। यदि आपने किसी पेंडुलम को देखा है तो किसी पॉइंट के अराउंड यदि हम फिक्स कर देते हैं, हिंज कर देते हैं, यहां पर देखिए पिवटेड है ये और हिंज किया हुआ है या फिक्स किया हुआ है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से होगा पास, परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली इस प्लेन के, यदि हम देखें इस तरह से तो। और हिंज की हुई बॉडी तो हिंज के अराउंड ही रोटेट हो सकती है, क्योंकि उससे हमने हिंज पॉइंट पर ही रोटेट होने के लिए फिक्स किया हुआ है। तो यह केस एक हो गई। दूसरी केस क्या होती है, फ्री बॉडीज जो स्पेस में होती है, फ्री इन स्पेस। सपोज मैंने एक बॉडी एज्यूम करी है, फ्री इन स्पेस, फ्री है स्पेस में, देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकते हैं, लेकिन फ्री है, हिंज किया हुआ नहीं है, इन द सेंस देयर इज नो हिंज। सो इट कैन मूव, it will rotate only about the center of mass. This is a COM. Here COM, center of mass, is axis of rotation. यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन जो भी होगा सेंटर ऑफ मास से पास होगा। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन। So here center of mass is the point where axis of rotation passes. So center of mass is the location, I will say it is the location of axis of rotation. तो यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होगा और यह रोटेशन किस डायरेक्शन में होगा यह तो डिफाइन करता है कि हम किस डायरेक्शन में इंपल्स दिया है, लेकिन सेंटर ऑफ मास से ही पास होगा, यह हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस जैसे टेबल है, उस टेबल पर यदि आपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी बॉडी को मोशन दिया है तो वह भी अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही रोटेट होगी। तो यह आप दो पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन पहचानने में मैं इसका यूज करूंगा। फिर आगे देखते हैं हम। आइए एंगुलर स्पीड देखते हैं क्या होती है इस एग्जांपल से। इफ व्हील टर्निंग एट अ कांस्टेंट रेट कंप्लीट्स 100 revolutions 10 seconds, in 10 seconds its angular speed is, angular speed ओमेगा अब डिफाइन किया है ओमेगा एज ट्वाइस पाई n, where n is number of revolutions per second. So we have to find n first, that is 100 revolutions divided by total in 10 seconds. So this is 10 revolutions per second, RPS हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। तो ओमेगा क्या होगा, 2 into pi into n, n is 10, so it is 20 pi. How much is 20 pi? Pi is approximately 3.14, so it is 63 radian approximately. So answer is B, 63 radian per second. आइए आगे देखते हैं थ्योरी। आइए यह एग्जांपल देखते हैं हम। A wheel starts from rest and has an angular acceleration that is given by alpha t is equal to 6 radian per second to the power 4 t square. The angle through which it turns in time t is given by. हमें एंगल और ओमेगा में रिलेशन पता है, ओमेगा इज डी थीटा बाय डी टी, और हमें अल्फा की वैल्यू भी ओमेगा के टर्म्स में पता होती है, डी ओमेगा बाय डी टी। यदि हम इसे इक्वेट कर देते हैं, अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी को इक्वेट कर देते हैं 6 टी स्क्वायर से, तो डी ओमेगा की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। डी ओमेगा हो जाएगा 6 टी स्क्वायर डी टी। हमें इसका इंटीग्रेशन करना चाहिए विद द लिमिट्स, appropriate limit 0 to t, suppose 0 to omega। 0 टाइम पर आपको स्पीड गिवन है, starts from rest से स्टार्ट होता है, तो 0 टाइम पर ओमेगा 0 है, t टाइम पर ओमेगा जो है ओमेगा है, तो यह ओमेगा जो फंक्शन होगा टाइम का, हम इसे ओमेगा t लिखेंगे। अल्टीमेटली इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा ओमेगा 0 टू ओमेगा डी ओमेगा इज सिंपली ओमेगा। इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में हमने कर लिया है, राइट साइड में इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू टी 6 टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब डिवाइड बाय 3, दिस इज 2 टी क्यूब बेसिकली, एंड नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज 2 टी क्यूब, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हमें मिली 2 टी क्यूब, एंड दिस ओमेगा इज फंक्शन ऑफ टाइम टी
2t³। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हम इसे इक्वेट कर सकते हैं डी थीटा बाय dt से। डी थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये होगा 2t³ dt। 0 to t इंटीग्रेट करते हैं, 0 to थीटा वैल्यू लेते हैं। थीटा इज एंगल रोटेटेड फ्रॉम 0 to t टाइम। 0 से t टाइम के बीच में जो थीटा एंगल हुआ, रोटेशन हुआ है, वह टाइम थीटा है। थीटा की वैल्यू टाइम का फंक्शन होगी। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन हम करते हैं यहां पर तो हमें टाइम का फंक्शन मिलेगा थीटा भी। 2t³ t³ का इंटीग्रेशन t⁴ डिवाइड बाय 4 होगा और यह होगा t थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हो जाएगा t⁴ बाय 2। and this is the answer, 1/2 t⁴ radian is the value for the theta. The angular velocity vector of a spinning body points out of the page. अगर पेज के आउटवर्ड्स आपका वेक्टर है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। और इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इनटू द पेज, अगर यह एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है और इनटू द पेज आपका एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर है, तो क्या होगा। दोनों वेक्टर जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, हमने काइनेमेटिक्स में भी देखा है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट अगर वेक्टर की डायरेक्शन है तो यह स्लोइंग डाउन होगी, रिटार्डिंग होगी। दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। स्पीडिंग अप होना और रिटार्डेशन होना एक दूसरे के अपोजिट फिनोमिना से रिटार्डेशन इज देयर। यहां भी रिटार्डेशन होगा, एंगुलर रिटार्डेशन होगा। द बॉडी इज स्लोइंग डाउन, द बॉडी स्पीडिंग अप नहीं होगा। द बॉडी स्टार्टिंग टू टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन। स्टार्टिंग टू टर्न इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी ओमेगा 0 नहीं है। ओमेगा अगर अल्फा कंटिन्यूस वर्क करता है तो थोड़े टाइम में डेफिनेटली ओमेगा 0 होगा और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में वो चालू होगा, तो यह ओमेगा की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी और वह अल्फा के डायरेक्शन में हो जाएगी। जैसा कि हम देखते हैं किसी इंस्टेंट पे जाकर यह ऑब्जेक्ट रुक जाता है और उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में मोशन चालू हो जाएगा। एक्सेलरेशन ऑलरेडी अपोजिट डायरेक्शन में था ही, इसी कारण से अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर भी हो जाएगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ओमेगा 0 नहीं है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज चेंजिंग ओरिएंटेशन। अभी हम एक्सिस को चेंज करना नहीं सीखे हैं यहां पर। यह क्वेश्चन देखते हैं हम, यहां से हम कुछ क्लियर कर सकते हैं हमारे कंसेप्ट। A wheel starts from rest and spins with a constant angular acceleration. Angular acceleration is constant. As time goes on, the acceleration vector for a point on the rim. As time goes on, the acceleration vector for the point on the rim. Rim पर किसी पॉइंट को देखते हैं हम यहां पर। तो एक्सेलरेशन तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है, आपको हमेशा पता होना चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। वी विल से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, इट्स मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। हम देख रहे हैं वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो वेक्टर चेंज होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ए टेंजेंशियल इज अल्फा इंटू आर। वाइल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यदि हम देखें तो वो होता है v² बाय आर। लेकिन ये टेंजेंशियल नॉन जीरो है, देखेंगे कि हम नॉन जीरो है, इसका मतलब v इज इंक्रीजिंग, v इज इंक्रीजिंग, सो दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाएगा। तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, रिजल्टेंट अगर इस डायरेक्शन में है, सपोज थोड़ी देर बाद आप देखेंगे एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज हो गया है तो आप उसको लंबा वेक्टर बनाएंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो फिर से टुवर्ड्स रेडियस की तरफ मूव करेगा। अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता चला जाएगा तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स रेडियल होता चला जाएगा। तो आंसर बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं हम, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम मोर नियरली टेंजेंट टू द रिम। टेंजेंट की डायरेक्शन में नहीं होगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में तो ये टेंजेंशियल होने ज्यादा होता है तो ऐसा होता है। डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम मोर रेडियली, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन का
वेक्टर सम है और सेंटीमीटर आइसोलेशन का वेक्टर इंक्रीज होता है तो रिजल्टेंट वेक्टर की लेंथ भी इंक्रीज होगी, इसलिए आंसर इंक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम मोर नियरली टेंजेंट टू द रिम, नहीं, नियरली रेडियल होगा तो ज्यादा अच्छा होगा आंसर हमारे लिए, और सही आंसर ये, इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एंड बिकम्स मोर नियरली रेडियल। जैसे जैसे ए सी बढ़ेगा, ए की डायरेक्शन ए सी के पास पास होती जाएगी, नियरली मोर रेडियल। सो द आंसर इज दिस। रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना, कैलकुलेट करना बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है आफ्टर द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड कर लिया आपने तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होगा और फिर टॉर्क भी फाइंड करना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्ड इनर्शिया का मीनिंग हमने लॉज ऑफ मोशन में देखा था, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यदि हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ मास के प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ द मास। सो मास इज द इनर्शिया अगेंस्ट द मोशन, इट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। यहां पर रोटेशनल मोशन का जो इनर्शिया है उसे रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, तो मैं इसे कह सकता हूं रोटेशनल इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रोटेशनल मोशन में आप देखिए, आपने एक दरवाजे को, जब अपन घर के दरवाजे को हम लोग ओपन करते हैं और एक खिड़की को ओपन करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। खिड़की का मास ऑब्वियसली कम है, लेकिन हम देखेंगे रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा टॉर्क या ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होता है इन द केस ऑफ डोर। खिड़की के केस में यह कम होता है। तो हायर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल मोशन इंट्रोड्यूस करने में हमें ज्यादा एफर्ट्स करना होंगे। जिस तरह से हायर इज द मास, हायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस है मास का, जैसे कि हमने लॉस ऑफ मोशन में देखा है। तो मास का एनालॉगस हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में। और हम यहां पर देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाता है एक पार्टिकल के लिए किस तरह से होता है। सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू mr²। जहां तक पार्टिकल की बात की जाती है, पार्टिकल का कोई साइज नहीं होता। यदि कोई पार्टिकल किसी एक्सिस से, डिस्टेंस हम लेते हैं r, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और उस पार्टिकल का मास लेते हैं m, साइज तो ऑब्वियसली नेग्लिजिबल माना जाता है, पार्टिकल का मतलब ही ये होता है कि साइज नेग्लिजिबल हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया जाता है I इज इक्वल टू mr²। लार्जर द डिस्टेंस, लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लार्जर द मास, लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास केवल इनर्शिया का मेजर होता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास के अलावा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लीजिए, दो पार्ट्स पे डिपेंड करता है, दो क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, मास प्लस डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसी तरह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यदि है, अगर हमारे पास एक्सिस यह है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सपोज m1 इज ए पार्टिकल विद द डिस्टेंस r1, इसके लिए रेडियस हो जाएगी r2, m2 इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल, सपोज m3 इज द अनदर मास,